एक साथ मिलकर रसोई संभालने वाली 4 बहुएं। नेहा, जल्दी से आटा लगा दो, तुम्हारे जेठ जी के ऑफिस का टाइम हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी सब्जी बना रही हूँ और कविता फटाफट रोटियां बना देगी। हाँ दीदी, मैं भी कर देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ी देर में आटा तैयार हो जाता है, जिसके बाद कविता आटे की लोई बनाने लगती है और फटाफट रोटियां बेलकर रोटियां बना देती है। कविता की रोटी देख नेहा कविता से बोलती है, अरे वाह कविता, तुम्हारी रोटियां तो बिल्कुल चांद जैसी गोल मटोल है। देखकर मन कर रहा है कि जेठ जी को छोड़कर खुद ही ये सारी रोटियां खा लूं, पर क्या करें, हमारी सास जो है वो हम लोगों को परिवार वालों के साथ बैठकर खाने नहीं देती। सही कहा दीदी आपने, हमारी सास पुराने जमाने की जो है, पर कोई बात नहीं, समय के साथ उन्हें भी अकल आ जाएगी और उन्हें भी ये समझ में आएगा कि उनकी बहुएं कितनी काबिल है। कविता की बात सुनकर वो तीनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है। किचन से इस तरह खिलखिलाहट की आवाज सुनकर सविता वहां पहुंचती है और उन तीनों को आपस में इस तरह हंसता देख सविता उनसे सवाल करती है, तुम लोगों की हंसी ठिठोली बंद हो गई हो तो मुझे ये बता दो, खाना बना या नहीं? अरे घर के मर्द बाहर जाने को तैयार बैठे हैं। कितनी बार बोला है 9 बजे से पहले नाश्ता तैयार कर दिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी हंसी ठिठोली दिखती रहती है हर समय। माँ जी, सारा खाना तैयार है, आप बाहर डाइनिंग टेबल पर जाइए, हम अभी खाना लेकर आ रहे हैं। कविता की बात सुनकर सविता कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में तीनों बहुएं तरह तरह के पकवान डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं और इस तरह अब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो तीनों अपनी सास के साथ खाना खाने बैठती हैं। तभी काजल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब देवर जी के भी हाथ पीले कर देने चाहिए। वो क्या है ना, उनकी भी उम्र हो रही है। अब आपकी 3 बहुएं ऑलरेडी आपके घर में है, तो क्यों ना आप अपनी छोटी बहू से भी सेवा करवा ले। अब मेरा मतलब है, अब हम चाहते हैं कि हमारी एक देवरानी और आए। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर मुझे भी तो जेठानी होने का अवसर मिलना चाहिए। सब पता है मुझे, तुम लोगों की आपस में पकी हुई खिचड़ी है ये, क्योंकि तुम तीनों से अब रसोई संभाली नहीं जा रही। सविता की ये बात सुनकर अब तीनों बहुएं अपने सर पर हाथ रख लेती हैं, क्योंकि वो अपनी सास को बोलना कुछ और चाह रही थी और उनकी सास समझ कुछ और रही थी। पर कहीं न कहीं सविता को ये रियलाइज होता है कि उनकी तीनों बहुएं बिल्कुल सही कह रही थी और वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, वैसे तुम तीनों बिल्कुल सही कह रही हो, विवेक शादी लायक तो हो गया है। कोई बात, शाम को जब मेरे चारों बेटे और तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो मैं इस बारे में बात करती हूँ। सविता की बात सुनकर तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। अब शाम को जब घर के चारों बेटे और ससुर जी घर लौटते हैं और जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं, तब सविता विवेक की शादी की बात सबके सामने रखती है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब हमें उसके हाथ भी पीले कर देने चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सविता। विवेक की शादी की मैं सोच भी रहा था, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था कि तुमसे इस बारे में बात कर सकूं। लेकिन पिताजी, शादी ब्याह कोई बच्चों का या गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अरे पहले हमें विवेक से पूछ लेना चाहिए, क्या वो शादी से तैयार है? कहीं उसने अपने लिए कोई लड़की तो पसंद नहीं करी? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। विवेक की बात सुनकर अब सभी लोगों को इतना तो पता चल चुका था कि विवेक की जिंदगी में कोई लड़की नहीं जिससे वो शादी करना चाहता है। इसके बाद अब सभी लोग विवेक की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अब विवेक के लिए लड़कियां जोरों शोरों से ढूंढनी शुरू हो जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शर्मा जी की बेटी, जिनका नाम प्रिया था, उसे विवेक का रिश्ता बहुत जल्दी पक्का हो जाता है और बहुत जल्द ही घर में शादी की शहनाई बजती है और प्रिया इस घर की चौथी बहू बनकर आ जाती है। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर गिराकर घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। इस तरह प्रिया अब घर में प्रवेश करती है और सारी रस्में खत्म होने के बाद प्रिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह शादी के बाद जब प्रिया की पहली रसोई होती है तो वो बहुत ही आराम से रसोई का काम संभालती है। वो काम करते हुए देखती है कि उसकी तीनों जेठानियों के बीच सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। प्रिया बचपन से अकेली रहती आई है, इसलिए उसे ये सब कुछ देखकर बहुत चिढ़ मचती है और वो अपने मन में बोलती है, ये तीनों तो ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे एक ही माँ की बेटियां हो। मुझे तो ये सब देखकर जलन हो रही है। अगर ये तीनों ऐसे ही साथ रहे तो इस घर में मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन कोई बात, मेरा भी नाम प्रिया है। प्रिया, मैं भी कम नहीं। मुझे इनके बीच फूट डालने में समय नहीं लगेगा और तब मैं देखूंगी कि आखिर इन तीनों के बीच कितना प्यार है। इतना बोलकर प्रिया मुस्कुराने लगती है। समय गुजरता है और प्रिया अब धीरे धीरे अपना खेल शुरू करती है।
वो सबसे पहले काजल के पास जाती है और उसे नेहा के खिलाफ भड़काने लगती है। काजल दीदी, आप कितनी सीधी हो। मैंने कल देखा कि नेहा दीदी आपकी बुराई माँ जी से कर रही थी। वो कह रही थी कि काजल दीदी सारा काम हम पर थोप देती है। क्या? नेहा ऐसा कह रही थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन सच तो यही है दीदी, बाकी आपकी मर्जी है। आपको मानना है तो मानिए, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर प्रिया मुस्कुराते हुए काजल के कमरे से निकल जाती है और सीधा नेहा के पास जाती है और उसे कविता के खिलाफ भड़काती है। देखते ही देखते प्रिया पूरे घर में जहर घोल देती है। थोड़े ही दिन में तीनों बहुओं के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि सबकी रसोई अलग हो जाती है। काजल दीदी, जब आपको हमसे इतनी दिक्कत है तो आज से मेरी रसोई अलग। मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। हाँ, और मैं भी अपना चूल्हा अलग ही जलाऊंगी। मुझे किसी की सुननी नहीं है। अब घर में एक की जगह 4-4 चूल्हे जलने लगते हैं। घर का सुख चैन मानो एकदम छिन जाता है और भाई भाई भी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये सब देखकर सास को बहुत दुख होता है और वो एक नई तरकीब निकालती है और सभी को बुलाकर कहती है, देखो भाई, तुम लोगों ने रसोई तो अलग कर ली, अब इस घर का खर्च भी अलग अलग ही चलेगा। आज बिजली का बिल 15,000 आया है और मकान का टैक्स 40,000। चारों बहुएं अपने अपने हिस्से के पैसे अभी के अभी निकालो। माँ जी, इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है। विवेक की तनख्वाह से तो सिर्फ राशन ही आ पाएगा। तो फिर अलग क्यों हुई? देखो प्रिया, मुझे सब पता है कि ये आग तू नहीं लगाई है। तू अकेले रहना चाहती थी इसलिए तूने ये सब किया है। वैसे भी जो तू चाहती थी वो हो चुका है। अकेले रहना चाहती थी ना, तो अब भुगतो। देखो, आज तुम्हारी इस एक छोटी सी आग ने पूरे घर को अलग कर दिया है। कोई किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता, भाई भाई में नफरत पैदा हो गई। लेकिन नहीं, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। अभी तुम माँ नहीं बनी, अभी तुमने खुद का घर नहीं बसाया ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही। पर कोई बात नहीं, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है। वक्त तुम्हें सब समझा देगा। सास की बात सुनकर सविता की बाकी तीनों बहुएं हैरान हो जाती हैं और बस सभी का सवाल यही होता है कि आखिर प्रिया ने ऐसा क्यों किया। प्रिया, तुमने हम सभी के बीच में फूट डलवाई, आखिर क्यों? अरे हमने तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन समझा, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले रहना चाहती थी, तुमने हम लोगों को अलग करवा दिया। जाने दीजिए दीदी, इसे समझ नहीं आएगा कि असली परिवार किसे कहते हैं, और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत कदम उठाया। माँ जी, हम सबको माफ कर दीजिए। हम सभी लोग दोबारा एक होना चाहते हैं, लेकिन प्रिया हमारे साथ होगी या नहीं, ये तो प्रिया के ऊपर है। प्रिया बहू, परिवार वो नहीं जिसमें तू और तेरा पति रहे। परिवार वो होता है जो सब साथ मिलकर रहे, सबकी खुशी सबका दुख एक साथ बांटा जाए। पर तू इन सब से वंचित रही है, इसलिए तुझे पता नहीं। सविता की बात सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने स्वार्थ में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वो अपनी सास और बाकी लोगों से भी माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। काजल दीदी, नेहा दीदी, कविता दीदी, मैं आप लोगों के प्यार से जलने लगी थी क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। मैंने ही आप सबके बीच गलतफहमी पैदा की। अरे पगली, तूने ऐसा क्यों किया? हम तो तुझे अपनी सबसे छोटी और लाडली बहन मानते थे। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आज के बाद हम सब फिर से एक ही रसोई में खाना बनाएंगे और कभी अलग नहीं होंगे। प्रिया अपनी जेठानियों से माफी मांगती है और सब उसे माफ कर देते हैं। घर के चारों चूल्हे फिर से एक हो जाते हैं और घर में फिर से वही पहले जैसी खुशियां लौट आती हैं।